पहले एक प्रशिक्षु डॉक्टर की अस्पताल परिसर में ही हत्या हुई और उससे पूर्व उसके साथ अनाचार किया गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके चलते यह विषय ठंडा पड़ने के स्थान पर गर्माता ही चला गया। सियासत भी बहुत हुई और सियासत के साथ इसके अलग अलग मोड़ भी आते गए। मामला महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, पर सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ खास आया नहीं है। पर सीबीआई पर लोग सवाल नहीं उठा रहे। सवाल उठ रहे हैं तो ममता सरकार पर उठ रहे हैं। ममता सरकार मतलब ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी कौन? आंदोलन से उपजी जन नेता, एक ऐसी नेता जिसने फर्श से लेकर अर्श तक की जो ऊंचाई को स्पर्श किया वो संघर्ष के रास्ते पर चलकर किया। पर वही ममता बनर्जी इस समय आंदोलन के चलते अर्श से फर्श पर आने की ओर अग्रसर है। जो ममता बनर्जी को वंचितों की आवाज के तौर पर देखा जाता था, वही ममता बनर्जी को अब दुखियों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तकरीबन 95,000 से अधिक डॉक्टर पिछले एक महीने से हड़ताल पर है पश्चिम बंगाल में। स्वयं सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकारी है कि इस हड़ताल के चलते 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हड़ताल को खत्म करने के संदर्भ में निर्देश दे चुका है, पर हड़ताल खत्म नहीं हुई है। हड़ताल खत्म न करने की वजह आंदोलनकारी अपनी मांगे पूरी न करना बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, वह भी इस हड़ताल को पूरी तरीके से हवा देता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी मानो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और वह ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरीके से खारिज बयानों के माध्यम से करते रहते हैं। यह अब एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है कि क्या राज्यपाल को अब विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब परिस्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे विषय को जिस तरीके से हैंडल किया है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि वाकई ममता बनर्जी का स्वयं का इस प्रकरण के साथ में कोई संबंध है क्या, जिसके चलते उन्होंने इस कॉलेज की व्यवस्था, इस कॉलेज के प्राचार्य को संरक्षण देने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश की। तो अब हमारा आज का विषय है, अब की बार ममता लाचार। ममता बनर्जी के कारण सामने लोग लाचार दिखाई देते थे, पर इस बार ममता बनर्जी लाचारी के साथ जूझती हुई दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय का हिस्सा बनने के लिए चर्चा में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सोफिया खान जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। शशि अग्निहोत्री जी हैं, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हैं। हमारे साथ में धर्मराज महापात्रा जी हैं, जाने माने वामपंथी नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ में अनिल कौशिक जी भी होंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत सोफिया खान जी से ही करते हैं और सोफिया खान जी से समझने की कोशिश करते हैं। जो ममता बनर्जी आंदोलन से उपजी थी, वो ममता बनर्जी आंदोलन के चलते अब बैकफुट पे दिखाई दे रही है। क्या ऐसा हुआ जिसके चलते ममता बनर्जी को इस अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार आप सभी को। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये जो घटना है, जो घटना घटी है आरजीकर में डॉक्टर बिटिया के साथ, उसकी अगर हम जितनी भी निंदा करें वो पॉलिटिकल हो या आम जनता के हिसाब से हो, बहुत कम है। और दूसरी बात है कि कई दिनों से हम डिबेट पर बैठ रहे हैं, लेकिन घंटे भर में ये चीजों को हम सलटा नहीं सकते। और जहां तक बात है प्रशासन की, देखिए प्रशासन जिस भी राज्य में बात करें, वो बंगाल हो या जो भी राज्य हो, जहां पर भी यह अप्रिय घटना आज भी हिंदुस्तान में घटती है और इसको हम नकार नहीं सकते। इनफैक्ट आरजीकर के होने के बाद भी अन्य कई जगहों से, वो मध्य प्रदेश में ही अभी हाल में देखा गया कि कैसे रास्ते के बीच पर पीड़िता को रेप किया गया और उसको फिल्म भी बनाया गया। खैर बहरहाल मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जिस भी राज्य में ये चीजें होती हैं तो सीधे सीधे सवाल ऑब्वियसली वहां के प्रशासन पर उठती ही है और उठनी भी चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए बात तब होती है जब कोई भी
कोई भी मुख्यमंत्री या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीठ दिखाकर भागे। लेकिन मैंने जहां तक देखा या आप सब ने देखा कि 1 महीने से जब से ये घटना घटी है, ममता बनर्जी कहीं भी पीछे नहीं हट रही है, या वो ऐसा नहीं है, वो डे 1 से ही प्रेस के सामने है, आपके सवालों के सामने है, और वो अपने सवालों के जवाब दे भी रही हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे, देखिए इंसान है, वो भी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है, उनके कई एक कमेंट्स को जो है वो तरोड़ मड़ोड़ कर भी पेश किया गया कि अरे ममता बनर्जी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। ठीक है, एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, ये हमें समझनी होगी। और इतना प्रेशर है, इतनी सारी चीजें घटी हैं उनके राज्य में, वो राज्य जो बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित था था और है भी, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूं तो है भी। एनसीआरबी के हिसाब से देखिए 3 साल के रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो कोलकाता सबसे सुरक्षित राज्य शहरों में से माना जाता था। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एज अ वुमेन, एक महिला होने के नाते मैं बोल रही हूं यहाँ पर, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा हम अगर जहां पे जिस राज्य में सुरक्षित महसूस करते थे, अगर आज वो भी एक उस लिस्ट में ही चला गया जैसे यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में औरतों के साथ होता है, या दिल्ली में, तो ये दुख की तो बात है ही। लेकिन बात है कि चीजों को अगर हम पॉलिटिकल ना करके, चीजों को, मैं नहीं कह रही कि जितने भी प्रोटेस्ट करता है वो पॉलिटिकल लोग हैं, यस ऑफ कोर्स, ये देश जो है आंदोलन का देश है। गांधी जी ने आंदोलन किया, तब जाकर हमें फ्रीडम मिला, इस देश में स्वतंत्रता मिली थी। तो ऑब्वियसली आंदोलन हमारा जो है वो स्वराज है, हमारा अधिकार है। तो आंदोलन जो कर रहे हैं उनके साथ हम भी खड़े हैं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल। थोड़ा रुकते हैं सोफिया खान जी, थोड़ा विषय से करेक्ट होने की कोशिश कराता हूं आपको। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर तो हमारी बातचीत ही नहीं है। हमारी बातचीत के केंद्र में वो हड़ताल है जो 1 महीने से जारी है। वो हड़ताल जिसके चलते तकरीबन 5 लाख मरीज हर रोज प्रभावित हो रहे हैं। वह हड़ताल जिसके चलते सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि 23 लोग अपनी जान गंवा दिए असमय, चूंकि हड़ताल पर डॉक्टर थे। जानना यह है कि ऐसी क्या संवादहीनता ममता बनर्जी और उनकी सरकार की अपने ही प्रदेश की जनता के साथ हो गई कि आप इस हड़ताल को खत्म नहीं करा पा रहे। कहां चूक गए आप, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स आपकी बात मानना तो दूर की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सवाल इसका है, इसमें कुछ रोशनी दीजिए ना सोफिया जी। हिमांशु जी, देखिए मैं उसी पर आ रही थी कि ये जो प्रोटेस्ट करता है वो नॉर्मल सिविक सोसाइटी तो है ही, लेकिन दिक्कत ये है कि इन प्रोटेस्ट करताओं के बीच में मैं कहूंगी, फिर से एक बार कहूंगी, इसके बीच में जो हमारी यहाँ पर विपक्ष है, वो भाजपा हो या वामफ्रंट हो, वो भी जाकर बीच में घुसकर एक अनसर्टेन चीजों को करने की कोशिश कर रही है। वो हमने देखा, नवोन्नो चलो अभियान भी आपने देखा कुछ दिनों पहले, उसको छात्र के प्रोटेस्ट का नाम देकर वहां पर इतना ज्यादा वायलेंस किया गया। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि हम साइलेंटली करेंगे, हम पीसफुली करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, और डॉक्टर्स की जो मांग है वो सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं है, वो सीबीआई के लिए भी है, वो कोर्ट के लिए भी है। तो देखिए, मामला तो अब सीबीआई के हाथ में है, तो मुझे लगता है इसका जवाब जो है वो केंद्र सरे थोड़ा मेरे सवालों का उत्तर प्रॉपर आया नहीं। आपने कह दिया कि वो आप थोड़ा बचते हुए बात को रखना चाह रही हैं। देखिए, जो आंदोलनकारी हैं वो सिविल सोसाइटी के लोग तो हैं, पर उसमें वामपंथी भी आ गए हैं, कुछ भाजपाई भी आ गए हैं, आ गए ना बीच में। तो टीएमसी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, टीएमसी के नेता क्या कर रहे हैं? इन आंदोलनकारियों के साथ संवाद करके टीएमसी का कैडर क्यों नहीं समझा पा रहा कि ऐसे प्रदर्शन की अब जरूरत नहीं है, सरकार समुचित कदम उठा रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी सरकार के संदर्भ में आरोप है कि इस घटना के बाद लीपापोती की कोशिश में सरकार की संलिप्तता रही? जिस पुलिस कमिश्नर से उस प्रोटेस्ट को संरक्षित नहीं किया जा सका, जहां पर आंदोलनकारी बैठे हुए थे वहां पर भीड़ आकर हमला करके चली गई, उस पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों ममता बनर्जी संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के लिए तैयार हो गई, जबकि इतने गंभीर और संजीदा किस्म के आरोप उनके ऊपर थे? क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले से ममता बनर्जी ने जो 30 साल 40 साल में इज्जत कमाई थी, 1 महीने में वो इज्जत गंवा दी? जी सोफिया जी।
देखिए हिमांशु जी, बात ये है कि ये चीजें इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई हैं, इतना ज्यादा इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है कि लोग, जो आम जनता है, आम डॉक्टर्स हैं, पीड़िता के परिवार हैं, वो बहुत कंफ्यूज से हो गए हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या आ रहा है, हम विपक्ष की बात माने या हम। देखिए, लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास गया है, मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ इस बात को कि लोगों का विश्वास प्रशासन से, लोगों से, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई है ना। और आजकल फेक फैक्ट्स मतलब जो व्हाट्सएप में जो चीजें जो सर्कुलेट होती हैं, उन सारी चीजों से तो आप मानती हैं कि ममता बनर्जी के प्रति लोगों का विश्वास चला गया? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ये कह रही हूं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो आड़ी एड़ी चोटी लगा दिया है उन्होंने, फॉल्स फैक्ट्स को फैलाने के लिए, चीजों को गुमराह करने के लिए। देखिए, यहाँ पर संजय राव नामक जो एक सिविक वॉलंटियर था, वो एक्यूज है, और सीबीआई ने कहीं नहीं नकारा है कि वो एक्यूज नहीं है, या वो उसने ये जो ये चीजें हैं वो नहीं की हैं। तो अगर एक्यूज पकड़ा जा चुका है तो अब दिक्कत किस बात की है? ये कहते हैं कि फैक्ट को टैंपर किया गया है। अगर फैक्ट टैंपर हो, मैं जाता हूं शशि अग्निहोत्री जी के पास, लेकिन एक सवाल का उत्तर और दे दीजिए भाई। बाकी सारे लोग कंफ्यूज है, चलिए आपकी बात मान ली, या आपकी अपनी पार्टी के नेता ही आप पर गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं? इस्तीफा तक दे दिया आपके राज्यसभा सांसद ने। जवाहर सरकार का नाम जानती है ना आप, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं भाई, राज्यसभा सांसद। उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं ममता बनर्जी से, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को डील किया है। एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने, देखिए, ऐसे बहुत कम नेता, इसीलिए तो वो टीएमसी के सांसद थे, बहुत कम नेता हैं जो लोग इस तरीके के चीजों पर जो है वो इस्तीफा दें। रेल गिरता है तो क्या कितनी बार आप लोगों ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है? बताइए, एक बात बताइए। अन्य प्रदेशों में जब बलात्कार होती है, वो मणिपुर हो, हाथरस हो, जहां भी हो, मैं उसको गिनाने नहीं बैठी हूं, क्या आप लोगों ने मांगा? माफ करिए सोफिया खान जी, जवाहर सरकार ने इस्तीफा इस बात के लिए नहीं दिया कि बलात्कार हो गया अस्पताल परिसर में, हत्या हो गई। उन्होंने इस्तीफा इस बात के लिए दिया है कि इसके बाद सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, दोषियों के खिलाफ जिस प्रकार का अभियान चलाना चाहिए था, वैसा कुछ ममता बनर्जी ने नहीं किया। इससे दुखी होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को समझिए। आपकी पूरी सरकार और आपकी सरकार की नेता ममता बनर्जी को सिरे से खारिज कर रहे हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट और वर्तमान में सांसद जवाहर सरकार। क्या कहती है आप? देखिए, जवाहर सरकार जी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग, वो हमारे माननीय सांसद थे और इनफैक्ट अभी भी वो हैं। हम लोग उनको, देखिए, ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो अपने निर्णय को जो है फिर से एक बार डिसीजन को जरूर से रिकंसिडर करें। और दूसरी बात है, ये उनका अपना व्यक्तिगत एक सोच था, व्यक्तिगत एक विचार थे, जिसके लिए हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो उनकी अपनी सोच है और उसके साथ हम खड़े हैं। और लेकिन इस बात से ये सवाल नहीं खड़ा होता, उनके एक इस्तीफा देने से ये सवाल नहीं होता कि ममता बनर्जी ओवरऑल फेलियर रही इस पूरे मामले में। ममता बनर्जी ने अपने ओर से सब कुछ किया, क्योंकि ये मैटर जो है ओवरऑल इतना ज्यादा पॉलिटिकल रंगों से रंग गया है कि अब इस चीजों को जो है ममता बनर्जी आम लोगों को नहीं समझा पा रही हैं कि ये अब उनके हाथ में तो नहीं है। ये सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट, कुल मिलाकर ममता बनर्जी उलझ गई है, ये सोफिया खान जी भी मान रही है, टीएमसी उलझ गई है, मान रही है। लेकिन शशि अग्निहोत्री जी, आपके पास आने की वजह दूसरी है। सोफिया जी का कहना है कि चीजें खराब इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक सामाजिक विषय पर आप अपनी राजनीतिक संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, उनके बीच में आप राजनीति करने के लिए घुस गए। विषय संभल सकता है, राज्य की इज्जत संभल सकती है, राज्य की व्यवस्था संभल सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं संभल सकती हैं, पर आपको सत्ता में आने की ललक इतनी ज्यादा है, तड़प इतनी ज्यादा है कि आपको संभलने नहीं दे रहे। क्या कहते हैं शशि जी? आपदा में अफसर इसी को कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस निष्ठा घटना का वो किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगी। जैसा पहले उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट होना चाहिए लेकिन पीसफुली होना चाहिए, तो मैं उनको याद दिला दूं कि जब विरोधी दल की नेत्री थी आपकी ममता बनर्जी, तो उनका कोई प्रोटेस्ट पीसफुली नहीं होता था। विधानसभा में उन्होंने फर्नीचर उठा के तोड़ दिए थे। मैं अपनी बात का, आप जब बोल रही थी तो मैंने बीच में नहीं बोला। आप निश्चित रहिए शशि, आपकी आवाज के बीच में किसी और की आवाज नहीं आएगी। हमारे यहाँ बीच में कोई और की आवाज आती नहीं है। आप अपनी बात पूरी करें। मैं दूसरी बात बोली कि इसमें हम लोग आपदा में अवसर या फिर जो भी बोल दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर नहीं खोज रही है। भारतीय जनता पार्टी उस डॉक्टर के परिवार के साथ है,
इस नृशंस हत्याकांड का जो इसमें हत्यारे हैं उनके विरोध में है और हम चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है और पश्चिम बंगाल की जनता जो प्रोटेस्ट में उतरी हुई है और जो प्रोटेस्ट में नहीं उतरी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, एक बार बताइए फिर शशि जी कि आपने कहा कि हम तो दोषी को सजा दिलाने के लिए तत्पर हैं। अब दोषी की को पहचानने, पकड़ने और उसे सजा दिलाने का काम तो केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई के पास है। सीबीआई लगभग 1 महीने के बाद भी खाली हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई 1 हफ्ते का समय और देते हैं, दो अपनी स्टेटस रिपोर्ट 17 तारीख को देंगे। तो क्या माने, आप अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ है, आप अपनी ही सीबीआई के खिलाफ हैं और इस आंदोलन के साथ है। विषय समझना होगा। 9 तारीख को ही घटना घटी। 9 तारीख को घटना घटने के बाद में वहां से सारे प्रमाण सबूत हटाने के बाद में 14 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी सीबीआई की और 14 तारीख को रात में वहां पर सारे प्रमाण सबूत हटाने के लिए यहाँ की सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लग गया जिससे सारे सबूत हटा दिए जाए। अगर ममता बनर्जी और टीएमसी और सोफिया खान जी ये चाहती है कि दोषियों को सजा दी जाए तो यहाँ पर कपिल सिब्बल जैसे 20 लाख रुपए लेने वाली फीस ये किसके लिए वहां पर खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरा सवाल टीएमसी से, ममता बनर्जी से और सोफिया जी से, हम किसका बचाव कर रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो, तो क्यों सरकार उनको इतना पैसा देकर, करोड़ों रुपए की फीस देकर सुप्रीम कोर्ट में उनको 21 वकीलों को खड़ा कर रही है? ये किसका बचाव कर रही है सरकार? खुद का, संदीप घोष का, लेकिन ममता बनर्जी का? वहां से जिस तरह के कारोबार चलते थे, कल का खबर वहां पर का जो ऑर्गन माफिया जो चलता था वहां पर जिस तरह से पॉर्न फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी होने के बाद में उसका जो कारोबार, ये सारे कारोबार वो सरकार में 13 साल में कोई ऐसा धंधा नहीं है, कोई ऐसी चोरी नहीं है जो तृणमूल सरकार ने नहीं की है। अरे एक शशि जी, आपने एक बड़ा गंभीर किस्म का आरोप लगाया है कि 14 तारीख को सीबीआई के हवाले केस हुआ, उससे पहले सारे सबूत हटा दिए गए, सारे एविडेंस खत्म कर दिए गए और सरकार के द्वारा कर दिए गए। ये सीबीआई का ऐसा कहीं स्टेटमेंट हमारी जानकारी में आया नहीं पिछले 25 दिन में, जब से वो कार्रवाई कर रही है कि ये सारे एविडेंस हटा दिए गए हैं, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसा कर दिया गया। ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। आपके पास जानकारी है क्या? की रात को जब डॉक्टर आंदोलनरत थे उस समय प्राय 5000 लोगों के मॉब ने वहां पर आक्रमण किया और वहां पर तोड़फाड़ की और उसके बाद अगले दिन ही 15 तारीख को सुबह में वहां पर रिनोवेशन का काम के लिए मिस्त्रियों को लगा दिया गया। पीडब्ल्यूडी को इतनी क्या हड़बड़ी थी कि वहां पर 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल में रिनोवेशन कराने की इतनी ज्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि उसी वक्त रिनोवेशन का काम करना, सारे सबूतों को हटा दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए शशि जी, सुप्रीम कोर्ट इस हड़ताल को खत्म करने के निर्देश दे चुका है। आप तो सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा सम्मान करने वाले लोग हैं, आपकी कहीं अपील आई नहीं कि जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें? सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अब आपको काम पर वापस लौटना चाहिए, तो आप किसके साथ हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं या इस हड़ताल को बनाए रखने के साथ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, अनुरोध किया कि आप लोग कल चला गया है उस कल के दिन तक आप 5 बजे तक काम में योगदान कीजिए, नहीं तो अगर राज्य सरकार आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करती है तो हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ये उनका अनुरोध था। क्यों ना हो, आज वो जो महिलाएं डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाकर यहाँ पर भेज रहे हैं और बच्चियां यहाँ पर अगर रेप हो जाएगी तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अभी सोफिया जी थोड़ी देर पहले बोल रही थी एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार कोलकाता सबसे सेफ शहर है। वो इसलिए सबसे सेफ शहर है कि कोलकाता में पुलिस के पास महिलाओं के धर्षण की, महिलाओं के बलात्कार की, महिलाओं के मोलेस्टेशन की डायरी नहीं ली जाती, थाना में डायरी नहीं ली जाती, जनरल डायरी नहीं होती है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट बनती है किस तथ्य पर? आपके थाना में कितनी रिपोर्ट हुई है उसके आधार पर बनती है। जितनी कम रिपोर्ट उतना साफ सुथरा एनसीआरबी का रिकॉर्ड। अच्छा, लेकिन आपका मानना है शशि जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं उनमें कहीं महिलाओं के साथ में अनाचार की घटना नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं होती, महिलाएं पूरे के सुरक्षित वातावरण में रहती है? ये एक सामाजिक व्याधि है, इसको हम लोग सबको मिलकर हटाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। एक मानसिक रोग है, इसको हटाने की चेष्टा करनी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रशासन उनको मदद कर रही है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और ममता बनर्जी शासित राज्यों में।
तो शशि जी का कहना है कि भाई अपराध तो घटित हुआ, पर अपराधी के साथ खड़े होने का कमाल तो केवल पश्चिम बंगाल की सरकार ही कर रही है। हमारी सरकारें दोषियों को सजा दिलवाने के लिए प्रयत्न करती हैं। यहां पर 20-20 लाख रुपए की फीस देकर सुप्रीम कोर्ट में अपराधियों को बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसे कैसे स्वीकारा जा सकता है? मेरे साथ में धर्मराज महापात्रा जी हैं। पहली बार ये आरोप लगा कि दक्षिणपंथी और वामपंथी साथ हैं, ऐसा ममता जी की तरफ से आवाज आई थी। हमने कहा धर्मराज जी से ही पूछते आप कितने साथ साथ हैं और इस मामले पर आपका नजरिया क्या है? जी धर्मराज जी। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि ये दक्षिणपंथी और वामपंथी के साथ होने नहीं होने का मसला बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बुनियादी रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके खिलाफ जो आंदोलन, वो आंदोलन जो है वो किसी के राजनीतिक दल विशेष का आंदोलन नहीं है, बल्कि जनता के जन आंदोलन के रूप में तब्दील है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं सुन रहा था हमारी टीएमसी की वरिष्ठ जो महिला नेत्री हैं जो अपना पक्ष रख रही थी, उनकी बातें वो बड़े जोर शोर से जो है इस मामले में सरकार के रुख को डिफेंड कर रही। ये आंदोलन क्यों इतना उभार आया? सबसे पहले पश्चिम बंगाल की जो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो नेतृत्व करता है मीनाक्षी मुखर्जी जी, उन्होंने जब ये शव को जबरिया पुलिस के द्वारा बलपूर्वक जो है वहां से ले जाया जा रहा था, तब उसको रोका, पोस्टमार्टम तक के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद ये जन आंदोलन के रूप में उभरा। प्रश्न ये उठता है कि अस्पताल से जब पहला फोन एक परिवार को गया जिसके परिवार की बेटी हमेशा के लिए जो है खत्म हो गई, जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जघन्यता हुई, निशंस हत्या हुई, तो पहले क्यों कहा गया कि उसने सुसाइड किया, किसने किया? दूसरी बात, उसके बाद ये कहा गया कि नहीं आपकी बेटी जो है बहुत गंभीर स्थिति में आप आ जाइए। तीसरी बात, फिर सारे साक्ष्यों को क्यों मिटाया गया? चौथी बात, फिर जो है पुलिस के द्वारा हड़बड़ी में परिवार के सहमति के बिना दाह संस्कार क्यों किया गया? और इस पूरे मामले में किसकी तरफ से ये कोशिश हुई? क्यों जो है राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले में शुरुआती जो प्रतिक्रियाएं दी गई, कार्रवाइयां हुई हैं, उन मामलों पर जो है सरकार का जो रुख था वो कटघरे में है। इसका आज भी कोई जवाब नहीं है। अभी हाल ही में जो और एक बात सामने आई है कि ममता बनर्जी की ओर से सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया गया, काउंटर करते हुए पीड़ित परिवार की तरफ से जब ये कहा गया कि उनको भी जो है इस मामले में जो है पैसों तक का ऑफर किया गया, तब उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। और आज भी पूरे मामले में राज्य सरकार का जो पूरा रुख है, इससे साफ दिख रहा है। ये संदीप घोष के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, संदीप घोष को भी जब सस्पेंड भी किया गया जन दबाव के चलते, तुरंत जो है उसको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज कैसे बना दिया गया? बड़े पैमाने पर आरजीकर मेडिकल अस्पताल के अंदर में खरीदी को लेकर जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार था, आज जो उभर कर सामने आ रहा है, ये उसी राज्य सरकार के दिन कैसे हो रहा था? ये सवाल सबसे बड़ा है कि वो जो बेटी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी जिसने बुनाई करके जो है अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, जो लोगों के सामाजिक सेवा के प्रण के जरिए, समाज की सेवा के जरिए, चिकित्सा के जरिए, आम लोगों की सेवा के जरिए अपने आप को जो है समर्पित करने के लिए पीजी के स्टूडेंट थी और 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रही थी। ऐसा कैसे होता है कि किसी एक अस्पताल के अंदर जो है एक पीजी करने वाले स्टूडेंट्स को जो है 36 आवर तक की ड्यूटी लगाई जाती? ऐसा कैसे होता है कि उनके लिए कोई रेस्टरूम का इंतजाम नहीं होता? ऐसा कैसे होता है कि चंद लम्हों के लिए जो है अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो जो है एक जगह पर पहुंचती है और वहां एक व्यक्ति जिसके बारे में जिसको गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके अस्पताल में बेरोक-टोक आवाजाही थी। ये कहा जाता है कि सरकार ने कुछ दिन तो पुलिस मित्र बनाया, वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। जो व्यक्ति आरोपी है वो जो है पुलिस के मेज से गिरफ्तार होता है। तो ये सबके लिए राज्य सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल है, राजनीतिक जवाबदेही का सवाल है, न्यायिक जवाबदेही का सवाल है, और इन सारे मोर्चों पर जो है ममता बनर्जी की सरकार पूरी तौर पर विफल है। और आज भी जो है इस मामले में जो सरकार की तरफ से जिस किस्म के एक्शन हो रहे हैं, जिस किस्म से जो है पूरे मामले पर जो है कई किस्म के बयान आ रहे हैं, और ये सार्वजनिक रूप से अब उनकी जो आपने जिसका जिक्र किया, जवाहर प्रसाद, उनके खुद के सांसद हैं, उन्होंने जब सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो इस ममता बनर्जी जी का जो पूरा रुख है वो अपने आप में जो है प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। अच्छा धर्मराज जी, मेरा एक सवाल है, फिर मैं अनिल कौशिक साहब के पास आना चाहता हूं।
ये भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा इस आंदोलन को समर्थन देकर चाह क्या रहा है? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या जो काम इतने अरसे से चाहकर भी नहीं कर पा रहे ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना। तो ये देख पा रहे हैं कि मामला ठीक दिख रहा है, इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहिए और इसके माध्यम से ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर तो कर ही देना चाहिए। क्या कहते हैं धर्मराज जी, किस उद्देश्य से हैं आप लोग? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरे मामले को जो है सिर्फ दूसरी नजरियों की ओर ले जाना होगा। यहाँ सवाल ममता बनर्जी जी के सत्ता में रहने या नहीं रहने की बात नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अंदर इस किस्म की घटनाएं नहीं हो रही है जिसके बारे में हमारे मित्र जो है भाजपा नेत्री कह रहे थे वो नहीं है। अरे भाई, चिन्मयानंद जी को जो है किसने बताया जिनके ऊपर आरोप को? वो भारतीय जनता, मैं वो उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उससे दीगर बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं ये बात बड़ी संजीदगी के साथ पूछ रहा हूं और इसके संदर्भ में दो बयान मेरे पास में है। एक बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है ममता बनर्जी के सबक लेने और पद छोड़ने का समय आ गया है। एक और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने कहा कि सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया बर्दाश्त नहीं, इमरजेंसी बैठक बुलाएं और पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करें। क्या कहते हैं आप? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय जी या राज्यपाल जी क्या कह रहे हैं उनकी भूमिका के बारे में कुछ मैं कह रहा हूँ, इस बात पर कह रहा हूँ। ये आप उनके इतने कट्टर विरोधी हैं, मौन रह जा रहे हैं धर्मराज जी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं कहना चाहते? ममता बनर्जी साझा दुश्मन हो गई आपकी इसलिए? ना, मैं सुन लीजिए, मैं जो है दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ आपसे। पहली बात है कि इस विषय के जहां तक राजनीतिकरण का सवाल है, मैं समझता हूँ राजनीतिकरण जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी ने नहीं किया। राजनीतिकरण ममता बनर्जी जी ने खुद किया। वो खुद उस प्रदेश की गृह मंत्री है, वो खुद उस प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है और वो जो है जुलूस निकाल रही है। वो ये मांग कर रहे हैं कि जो है इसका न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। किससे मांग रहे हैं भाई? वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। तो पॉलिटिसाइजेशन का जहां तक सवाल है वो ममता बनर्जी जी ने किया है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम स्पष्ट रूप से ये समझते हैं इस घटना के जरिए जो सवाल उठे हैं उस सवालों से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, हर मोर्चों पर विफल सरकार है और उसकी सरकार की जो असफलता है वो पूरी तौर पर जो उजागर हुई है उसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। मुझे आना है वरिष्ठ पत्रकार अनिल कौशिक जी साहब के पास में, लेकिन कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी शशि जी, एक संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी शशि जी। मैं धर्मराज जी को बोलना चाहूंगी कि पहले तो वामपंथियों को अपना स्टेटस ठीक करना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी के विरोध में है कि समर्थन में है, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि पूरे इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक ठगबंधन उन लोगों ने मिलकर बनाया था। तो ये ठगबंधन में वामपंथी भी थे और ममता बनर्जी भी थी। कहीं पर ममता बनर्जी के साथ में, फिर कभी पर ऐसा मुद्दा उठता है तो ममता बनर्जी के विरोध में। क्यों ये वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, क्या पता इस बार फिर एक बार वामपंथी इस पर घुस पाए, क्या पता फिर एक बार शासक दल की भूमिका में आ पाए। तो इसमें घुसने की चेष्टा कर रहा है लेकिन वो विफल रहेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने 34 साल के वामपंथी शासन को यहाँ पर नकार दिया है और यहाँ पर एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी उभर कर आंदोलन कर रही है वहां कहीं ना कहीं सीपीएम को लग रहा है कि उसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, वामपंथियों का अस्तित्व खत्म होने वाला है। एक तरफ वो ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, जब ये लोकसभा के इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें आपको इंडिया गठबंधन, ठगबंधन सब बना के उस नाम पर अलग अलग नाम पे बनाते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार को गिराना चाहते हैं। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती है, ये इनका कहना है। पर मैं अनिल कौशिक साहब आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि ममता बनर्जी का दौर खत्म होने की तैयारी में है? आंदोलन से उपजी ममता बनर्जी आंदोलन की भेंटी चढ़ने वाली हैं, या आपको लग रहा है तात्कालिक उभार है, ममता बनर्जी पार पा जाएंगी? नमस्कार हिमांशु जी। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि ये जो चर्चा हो रही है इसमें सभी पॉलिटिकल लोग हैं जी, और पॉलिटिकल लोगों का जो एजेंडा है वो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक चर्चा में ही ज्यादा ध्यान देते हैं
और उनका ध्येय भी राजनीतिक ही होता है जी। लेकिन कलकत्ता के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन जो है ये पीड़ा से उपजा आंदोलन है, ये एक बहुत बड़े भय से उपजा हुआ आंदोलन है। और जब कोई आंदोलन किसी घटना से या किसी दुर्घटना से उपजता है और जब उसका नेतृत्व जो है वो चेहरे से विहीन होता है, कोई चेहरा उसका नेतृत्व नहीं करता लेकिन जन सामान्य उसका नेतृत्व करता है, तब वो घटना जो है वो बहुत उल्लेखनीय बन जाती है जी। वो साधारण नहीं है। उसको समझने के लिए हमको कोई राजनीतिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि ये एक दिन का कोई घटना के कारण से ऐसा नहीं हुआ, कोई किसी के साथ ये बहुत विभत्स दुर्घटना हुई इसके कारण से नहीं हुआ, ये बहुत सारी दुर्घटनाओं से, बहुत सारी घटनाओं से एक विक्षोभ जो बनता है उस कारण से ये इसका आप ये स्वरूप ऐसा देख पा रहे हैं कि जहां हजारों हजार लोग बरसते पानी में बिना छाता लगाए और शांति से खड़े होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना है जी। और इस घटना को उसी परिदृश्य से देखने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको राजनीतिक चश्मे से जो देखने की कोशिश करेगा उसको शायद ये ढंग से समझ में भी ना आए जी। ये एक जन आंदोलन है और जिसका कोई चेहरा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी उसका चेहरा है ना उसका चेहरा कोई और पार्टी है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि भय का जो एक वातावरण बन गया जिसके कारण से लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाके सुरक्षित नहीं है, जो लोग सांझ ढलने के बाद या रात में काम करते हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, या समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो ये सोचने लगे हैं कि हमारी जो यहाँ पर एक बच्चों के लिए एक सुरक्षा जो एक सामान्य सुरक्षा सरकार मुहैया कराती है वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो उसका ये परिणाम है कि ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार है या कोई भी प्रशासन है उसका ये कर्तव्य है कि वो ये भय का वातावरण समाप्त करे, और भय का वातावरण समाप्त करने के लिए आपको कुछ बहुत बुनियादी उपाय करने चाहिए। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जिस प्रकार से इसमें प्रशासन ने काम किया है, अगर उसको सही समय पर उसके ऊपर न्यायपूर्ण अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ये इतना बड़ा विक्षोभ नहीं होता, नहीं बनता। इतना बड़ा। लेकिन मेरा एक बात है अनिल घोष साहब, ये आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? ये आंदोलन ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहा है समाज के द्वारा, या समाज का आंदोलन समाज के खिलाफ हो रहा है? सरकार दलील दे रही है भाई कि समाज को बड़ी परेशानी जा रही है समाज के इस आंदोलन से। 95,000 सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। 5 लाख मरीज अन्य राज्यों से भी और अपने राज्य के भी इलाज के लिए प्रतिदिन आते हैं, वो इलाज से वंचित रह जा रहे हैं। इस पीड़ा को ममता सरकार देख नहीं पा रही है, परेशान है कि मरीजों को इतनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं कहा अनिल जी आपसे ही पूछूं, ये समाज के खिलाफ ही आंदोलन खड़ा करके समाज को ही परेशान क्यों कर रहा है? तो सहमत हो, क्योंकि आप वो जनता की नब्ज समझते हैं, तो आपके पास वो विवेक है कि आप ये बात समझ सकते हैं कि असल में जब कोई इस तरह का जन आंदोलन पैदा होता है जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसका कोई चेहरा राजनीतिक नेता नहीं है, आप ठीक है जिसको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां उसमें सेकनी हो उनका स्वागत है, सेकिए, आपको जितना उसका उपफल मिल सकता है आपको मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब कोई जन आंदोलन ऐसा पैदा हो जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, जिसका नेतृत्व जो है वो समाज कर रहा है, उसको समझने के लिए या उसको समझाने के लिए आपको बहुत विवेकपूर्ण ढंग से काम करना पड़ता है। तो मेरा सवाल है आपसे अनिल जी, ममता बनर्जी में अब विवेक का अभाव आपको दिखाई दे रहा है, या ममता बनर्जी के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है कि मैं आंदोलन से उपजी हुई नेता और मेरे खिलाफ आंदोलन, इतनी हिम्मत? क्या कहते हैं? मैं हिमांशु जी, मुझे लगता है कि शायद समझ की कमी है, शायद उनके सलाहकारों ने शायद ये ठीक से नहीं समझा। मुझे लगता है कि अगर इसमें सही समय पे सही निर्णय, देखिए मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि न्याय जो है वो सही समय पे होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए, न्याय होता दिखना चाहिए। और मुझे लगता है दोनों बातों में ये कमजोरी रह गई कि ना तो सही समय पे न्याय मिला
और न वो न्याय होता दिखा। ना न्याय होता हुआ दिखा। अनिल कौशिक जी बहुत धारदार टिप्पणी कर रहे हैं और मुझे सोफिया खान जी आपकी टिप्पणी चाहिए। उस समय न्याय होते नहीं दिखा, न्याय त्वरित होते हुए नहीं दिखा, वो तो ठीक है, पर जब आंदोलनकारी संवाद के लिए तैयार है तो आपकी संवाद की शर्तों को लेकर ऐतराज की स्थिति क्या है? डॉक्टर्स ने चाहा कि हम 26 मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए हमारे 26 प्रतिनिधि बैठक में रहे सरकार के साथ। उन्होंने चाहा कि लाइव टेलीकास्ट हो, सरकार तो जनता के लिए, जनता के बीच जाने दीजिए बातचीत। उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगे हैं। घटना के दोषियों को शिनाख्त करके कड़ी सजा मिले, सबूत मिटाने वालों की पहचान करके उन्हें सजा दिलाई जाए, कोलकाता के पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक इस्तीफा दें, तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सभी मेडिकल कॉलेज में भय मुक्त लोकतांत्रिक माहौल सुनिश्चित हो। आपकी सरकार तो यह बैठक तक ना कर पाई, बोली 15 लोग ही आएंगे, रिकॉर्डिंग कर लेना पर लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। जनता से सीधा संवाद रखने वाली ममता बनर्जी जनता से बात करने के संदर्भ में इतना घबरा क्यों रही है? की जो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, डॉक्टरों के बीच में भी ये इनके ही कुछ लोग हैं जो इस तरह का के मांग रख रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि देश का प्रोटोकॉल क्या होता है कि लाइव टेलीकास्ट अगर होना होता तो वो कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री ने ही कर दिया होता। आज तक प्रधानमंत्री जो प्रेस के सामने नहीं आए, उनके ही जो दल है वो पूछ रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ। ये मुझे नहीं लगता कि ये जो सही डॉक्टर होंगे ना, जो वाकई में प्रोफेशनल डॉक्टर्स होंगे, वो इस तरीके की डिमांड्स कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात है, डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो जान चली गई, वो बिटिया की जान वापस नहीं आएगी, पीड़िता की जान वापस नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए अगर हम जितने भी मरीज हैं उनको अगर हम दंड दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि हम न्याय किसको दे रहे हैं और दंड किसको दे रहे हैं। भले आप प्रशासन से नाराजगी दिखाइए, लेकिन उन मरीजों की कोई गलती नहीं है जिसको आप लोग दंडित कर रहे हैं। अगर देश में देखिए कुछ दिनों के लिए शायद हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों की बहुत ज्यादा इमरजेंसीज होती है उनके लिए ये बहुत ही माने कह सकते हैं कि इमरजेंसी की घड़ी है। तो मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट को थोड़ा बहुत इसके अंदर हमें संवेदना दिखानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक मैं भारतीय जनता, शशि जी जो कह रही थी कि पैसों का ऑफर हुआ, तो मैं एक बार शशि जी को बता दूं और जनता को भी बताना चाहूंगी कि जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद निर्भया कांड होने के बाद जब 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिस भी राज्य में इस प्रकार की घटना होती है, दुर्घटना होती है, वहां के राज्य सरकार को ये जो 10 लाख का रकम होता है वो देना पड़ता है। देखिए ये अलग बात है कि पीड़िता के परिवार को हो सकता है कोई किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, शायद उनको कुछ समझने में भूल हुई होगी, उन्हें लगा होगा कि ये कोई घूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात बताओ सुबह, सारी भूल पीड़ित के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को, आंदोलनकारियों को ही हुई, या आपको लगता है कि हमारी सरकार से भी कुछ भूल हुई? हमारी सरकार भी मामले की गंभीरता को समझने में चूक गई, हम समय पर कदम उठाने से चूक गए, या आपने सब कुछ ठीक किया? जितनी भी गलती है, जितनी भी भूल है, जितना भी दोष है, सब सामने वालों का है ना हुई है। और जितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में ममता बनर्जी भी एक साधारण सी महिला ही है। ऐसा नहीं है उनका जो है 2 किडनी के बजाय 4 किडनी है, या उनका 1 ब्रेन के जगह 4 ब्रेन है, या 2 आंखों के जगह 4, वो भी एक मनुष्य है। उनसे भी मैं नहीं कहूंगी कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जो कंफ्यूज करने की जो राजनीति कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, उसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो चरमरा से जरूर गई हैं, लेकिन नो डाउट ये चीजें बहुत जल्द जो है स्टेबल हो जाएंगी। दुर्गा पूजा आने वाला है और दीदी का सबसे बड़ा कंसर्न है कि बंगाल का सबसे बड़ा जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, जो हमारा पर्व है, इसको हम जिसकी स्वीकृति जो है, मतलब हम मौत पर मातम मनाने के स्थान पर जश्न की तैयारी में जुट जाए, ये आपका कहने का आशय है? कमिश्नर इस्तीफा, दीदी ने ये साफ कर दिया है कि कमिश्नर, कोलकाता के कमिश्नर जो है वो 1 हफ्ता पहले ही उनके पास खुद ही इस्तीफा लेकर आए थे, लेकिन दीदी ने कहा है कि अभी सामने दुर्गा पूजा है और ऐसे में अगर हम कमिश्नर को रिप्लेस करते हैं या चेंज करते हैं तो एक और बड़ी समस्या हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पर पूजा में सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से आपको नहीं लगता है कि ये कितनी लचर दलील है?
एक सामान्य अवस्था में जो पुलिस कमिश्नर इतने नाजुक समय पर 5,000 लोगों की भीड़ को नहीं रोक पाया, ये जान नहीं पाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के परिसर में 5,000 लोगों की भीड़ घुस रही है, वो दुर्गा पूजा की व्यवस्था के संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण लग रहा है दीदी को। 14 तारीख को जितने भी प्रोटेस्ट करता थे, अगर वो थे, तो पुलिस तो यही समझती रही कि वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पुलिस कैसे रोक सकती थी। जब पुलिस ने दोबारा जब नौबन्नो चलो अभियान में जब इन लोगों ने छात्र का नाम देकर, छात्र का वेश देकर जो नौबन्नो पे अटैक करने की कोशिश की, उस वक्त जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश अरे की, तब ये सोफिया जी, आपकी दलील में ही कितनी बड़ी नाकामी छुपी है। प्रोटेस्ट के दौरान असामाजिक तत्व घुस गया और पुलिस को पता भी नहीं चला। क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था उसका इंटेलिजेंस विंग, क्या कर रही थी खुफिया सेवा। कुल मिलाकर ऐसे पुलिस कमिश्नर को तो मिनटों में ही कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं, आप उन्हें महीनों पे उठाना चाहते हैं और सिर्फ शशि जी पर आरोप लगा रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। शशि जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखो, सोफिया जी ने बताया दुर्गा पूजा आने वाली है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, पुलिस कमिश्नर बड़ा जरूरी है ऐसे शांतिपूर्ण मांगलिक आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं संभालने के लिए। आप उसमें खलल क्यों डालना चाहते हैं? शशि, आपने फिर म्यूट कर दिया। एक तो ममता बनर्जी ने बोला कि मैंने रुपयों का ऑफर नहीं किया था। एकदम साफ झूठ बोलने वाली मुख्यमंत्री अगर सारे भारतवर्ष में मिलेंगे तो वो ममता बनर्जी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट अभी अभी आई है शशि जी, और ये सोफिया जी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी अभी कहा है कि आई एम रेडी टू रिजाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द पोस्ट, आई वॉन्ट जस्टिस, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट जस्टिस गेटिंग सर्व्ड। शशि जी, आपकी प्रतिक्रिया? क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ तो मैं जानती हूँ ये उनका एक नाटक का एक और स्टेप है। तो वो सिर्फ बोलेंगी, कथनी और करनी में बहुत फर्क है उनकी। वो खुद रिजाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो विनीत गोयल को नहीं हटा रही है। वो खुद रिजाइन करने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 20 लाख रुपए की फीस देकर 21 वकीलों को खड़ा कर दे रही है। हमारी 3 बातें यहाँ पे स्पष्ट कर देते, क्यों विनीत गोयल को नहीं हटाया जाएगा। 17 साल पहले रिजवानुर रहमान का केस हुआ था, उस समय यहाँ पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे प्रसून मुखर्जी। ममता बनर्जी ने बात देकर इतना आंदोलन किया कि उस वक्त यही दुर्गा पूजा का समय था, और दुर्गा पूजा के समय में प्रसून मुखर्जी को हटाकर दूसरे पुलिस कमिश्नर को लाया गया था। उस वक्त भी दुर्गा पूजा थी। रही बात, हमारी सोफिया जी बोल रही थी कि दुर्गा पूजा है सामने, उत्सव में शामिल होने बोल रही है। आज घर में जब मातम का माहौल होता है, जिसके घर की बेटी से मर जाती है, उससे दिल से पूछिए उसकी माँ बाप पे क्या गुजर रहा है, उसके परिवारजनों पे क्या गुजर रहा है। उस घर में उत्सव का माहौल हो सकता है। ममता बनर्जी यही खेला मेला उत्सव इसी पर राजनीति करती आई है और इसी में जनता को व्यस्त रखना चाहती है। राज्य में कोई भी उन्नति का काम नहीं है। जिस तरह से वामपंथियों ने एक दूसरे तरह से गुमराह किया जनता को, और ममता बनर्जी दूसरी तरह से गुमराह कर रही है। खेला मेला उत्सव की राजनीति में कह रही यहाँ पर आप शामिल होइए और फिर धीरे धीरे इस मातम को भूल जाइए। आज उनको याद आ रहा है एंटी रेप बिल लाने का विधानसभा में। एंटी रेप बिल उस वक्त क्यों नहीं लेके आई थी जब यहाँ पर कांड घटा था पार्कस्ट्रीट का। एंटी रेप बिल उस समय क्यों नहीं आई थी जब कामधुनी का कांड घटा था। क्यों संदीप घोष की वकालत करके उसको 4 घंटे के अंदर में आरजीकर से मेडिकल कॉलेज का सुप्रिंटेंडेंट बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया। ये सब बातें ममता बनर्जी इस आरोप को ढकने की कोशिश कर रही है। आरोप को ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इस्तीफे की पेशकश के संदर्भ में सोफिया खान जी, आपकी टिप्पणी, हमारा विषय था अब की बार ममता लाचार। लाचारी तो सामने है। ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं तो दे क्यों नहीं रही? पश्चिम बंगाल के ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको अगर बिगाड़ने की तो इन लोगों ने कसम खा ही ली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने तो नकार दिया है ना। भले वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चुनाव हो, या अभी हाल में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 महीने पहले हमने लोकसभा से भी इन लोगों को खदेड़ा, यहाँ से बहुमत के साथ तृणमूल सरकार जीती है। अगर यहाँ पर इतनी ही ज्यादा दिक्कत होती ममता सरकार से, मैं पिछले 3 महीने पहले जाती हूँ, अगर इतना ज्यादा मुसीबत थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी, इतनी ज्यादा महिलाएं असुरक्षित थी बंगाल में, तो आप एक बात बताइए कि बहुमत के साथ ममता बनर्जी कैसे जीतती आई हैं? अरे वो तो ठीक है सोफिया जी, आप अपनी नेता की इस्तीफे संबंधी पेशकश पर तो कुछ बोलिए। कितना धक्का लगाया आपको ये सुन के कि ममता बनर्जी बोल रही है मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।
हिंदी में कहावत है, 99 सुई निकाल दीजिए और एक सुई अगर छोड़ दीजिए तो लोग 99 सुई को नहीं गिनते, एक सुई को गिनते हैं। ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए जो काम किया है, वो कन्याश्री हो, रूपश्री हो, लक्की भंडार हो, उसको आप छोड़कर एक दुर्घटना को अगर आप गिनकर उनसे अगर आप रेजिग्नेशन मांगते हैं तो ये समझ में आता है कि आप लोगों को इंसाफ नहीं दिलाना है, आप लोगों को ममता सरकार को गिराना है, ममता सरकार को चरमरा देना है। लेकिन आप इसमें जो है बिल्कुल, हम जितनी भी महिलाएं हैं बंगाल की ना, वो ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करने देंगी। हम लोग रास्ते पर खड़े भले ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, पर ये इस्तीफा होने नहीं देंगे, ये सोफिया खान जी कह रही है। धर्मराज महापात्रा जी, आपकी टिप्पणी ममता बनर्जी के इस वक्तव्य के संदर्भ में। देखिए, दो बातें। एक तो ममता बनर्जी के ये जो वक्तव्य है, ये इट इज नथिंग बट पॉलिटिकल स्टंट, स्पष्ट है वो। ये एक किस्म का पॉलिटिकल ड्रामा है। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री जो बातें कह रही थी कि तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, ये अहंकार ज्यादा न रखें। आयातित नेताओं के भरोसे पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी राजनीति कर रही है। जो उनके मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कहां से आए जनता जानती है। और ये 400 पार का नारा कैसे पंचर हुआ और अभी 240 पे पहुंच गए, 303 से 63 सीटें घट गई हैं। इसलिए ये अहंकार न करें। और किसी भी अहंकार का हमेशा जो है सजा क्या होता है वो अपने खुद के अनुभव से देख लें, अपने अनुभव से देख लें, ये धर्मराज जी का कहना है। पर मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के अनिल कौशिक साहब आपके पास में हूं। ममता बनर्जी की पेशकश केवल बयान तक सीमित रह जाएगी या हालात बता रहे हैं जो कहा है उसे कर भी गुजरना पड़ेगा? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि एक नैतिक दबाव तो है जी, और वो नैतिक दबाव इसीलिए है कि ये जनता का एक आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ है जिसका जो गूंज है वो देश और विदेश तक पहुंच गई है। तो इसे स्वाभाविक है, किसी भी राजनीतिक नेता के ऊपर एक स्वाभाविक सा दबाव होता है। और ये अच्छी बात है कि वो इस नैतिक दबाव को समझती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मैं स्टेप डाउन करने को तैयार हूं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें अभी भी वो एक गुण है जो एक स्वाभाविक नेता में होता है। उनके अंदर एक नैतिक दबाव को समझने की शक्ति है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक सा बयान है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उनकी पार्टी उनको स्टेप डाउन करने देगी, क्योंकि वो सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और पार्टी की धुरी हैं। और इस समय में भी ये कठिन समय है और मुझे लगता नहीं है कि ये कोई उचित है। मतलब अगर आप बोले एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये बहुत ठीक अभी स्टेप नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अब स्टेप डाउन करें और कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाए और फिर वो नए सिरे से कोई काम करे। इसके बजाय मुझे लगता है जो एस्टेब्लिशमेंट अभी है उसको अपना काम करना चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लंबे समय के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी इतना अनुभव होने के बावजूद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज संबंधित मसले को हैंडल करने में चूक गई। उन्होंने वो गलतियां की जो उनसे उम्मीद नहीं थी। ये अनायास हुई गलती है या विपक्ष का यह आरोप है कि सब कुछ मिला जुला खेल चल रहा था, इसके चलते दोषियों को बचाने की संगठित कोशिश हुई और वो संगठित कोशिश की आंच ममता बनर्जी के दामन तक भी पहुंच रही है। इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री है, इसलिए क्योंकि बतौर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी दायित्व वही संभाल रही है। अगर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को हटाने के संदर्भ में भी ममता बनर्जी के हाथ काबू है और संदीप घोष को तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के लिए उनके हाथ मचल गए, तो फिर ममता बनर्जी को इतनी आसानी से संदेह के दायरे से बाहर नहीं किया जाता। ममता बनर्जी को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना ही होगा। इस्तीफे की पेशकश कई हकीकत ना बन जाए, यह आने वाले समय पर निगाह रखने की जरूरत है। हम निगाह बनाए रखेंगे पर उम्मीद करेंगे जो ममता बनर्जी की इच्छा व्यक्त हुई है वह इच्छा हमारी भी है। न्याय मिलना चाहिए, दोषियों की पहचान होनी चाहिए। देखें हमारी और ममता जी की इच्छा कब पूरी होती है। पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दिए आप